हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू ज्ञान केयर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है और इससे पहले के तमाम वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां पे जाके उन वीडियोस को भी देखें ताकि आप लोगों का ज्योग्राफी का एक बेस बन जाए और आगे आने वाले चैप्टर्स आप लोग को बहुत ही ईजिली समझ में आए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर मोशन ऑफ द अर्थ को पढ़ेंगे। और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा चैप्टर है मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अर्थ हमारा जितना तरह का हरकत करता है, जिस तरह से घूमता है, जिस तरह से चक्कर लगाता है, वो सब कुछ आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी अर्थ किस तरह से मोशन करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा अर्थ दो तरह का मोशन करता है, एक है रोटेशन और दूसरा है रेवोल्यूशन। ठीक है, अब चलिए समझते हैं रोटेशन क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, रोटेशन मतलब होता है जब हमारा अर्थ अपने ही एक्सिस पे एक चक्कर लगाती है, उसे हम लोग रोटेशन कहते हैं। तो अब आप लोग बोलेंगे एक्सिस किसे कहते हैं? तो एक्सिस वो एक इमेजिनरी लाइन होता है। एक्सिस क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन है। यानी जब अर्थ अपनी ही दूरी पे एक चक्कर लगाती है तो उसे हम लोग कहते हैं रोटेशन। देखिए, ये है हमारा एक्सिस जो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये क्या है? एक्सिस। ये एक एक्सिस है, मतलब ये अर्थ का एक्सिस है। यानी अर्थ अपनी ही दूरी पे जब एक चक्कर पूरा करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम लोगों का है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? जब हमारी अर्थ जो है सन के चारों तरफ, जैसा कि आप लोगों को इस मैप में समझ में आ रहा है कि सन है और सन के चारों तरफ एक रास्ते पे वो अपनी ही ऑर्बिट पे, जिस रास्ते पे अर्थ सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है उस रास्ते को क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। तो जब अर्थ सूरज के चारों तरफ एक रास्ते पे चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर अपना पूरा करती है, उसे हम लोग कहते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थ का जो एक्सिस है वो कितना डिग्री झुका हुआ है, वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है अपने ऑर्बिटल प्लेन से। तो ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, अर्थ जब सूरज के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है, पूरा चक्कर लगाने में जब जिस रास्ते पे वो चक्कर लगाता है तो वो जो पूरा एरिया होता है वो पूरा एरिया एक प्लेन बन जाता है। मतलब अगर इस सर्कल को आप लोग साइड से देखेंगे तो क्या आप लोगों को ये पूरा सर्कल तो नहीं दिखाई देगा, फिर सर्कल का सिर्फ एक लाइन दिखाई देगा। तो वो जो एक लाइन बन जाती है उसे हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। तो हमारी अर्थ जब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो जो ऑर्बिट जिस रास्ते पे चक्कर लगाती है वो एक प्लेन बन जाता है, एक लाइन बन जाता है। वो लाइन है यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, मैं इसे जूम कर देती हूँ। देखिए, अर्थ का जो ये आप लोग को एक लाइन बिल्कुल कटा कटा दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन है ये अर्थ का ऑर्बिट है। ये अर्थ का ऑर्बिट जिसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, ऑर्बिट पे चक्कर लगाने की वजह से वो एक प्लेन बन जाता है। तो अर्थ के ऑर्बिट के साथ अर्थ का जो ये एक्सिस है, ये है अर्थ का एक्सिस, नॉर्थ पोल और नीचे है साउथ पोल। तो अर्थ का एक्सिस कितने डिग्री का एंगल बनाता है अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ? ये एंगल बनाता है 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है ऑर्बिटल प्लेन के साथ। और अपने एक्सियल प्लेन यानी कि अपनी ही दूरी पर जब चक्कर लगाता है उसकी वजह से जो प्लेन एक लाइन बन जाती है उस पर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। तो 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है एक्सियल प्लेन के साथ और अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब है हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं?
जब सूरज की रोशनी जब हमारे अर्थ पे पड़ती है तो वो तो पूरे अर्थ पे नहीं पड़ती, वो उस अर्थ के सिर्फ एक साइड ही सूरज के सामने आ पाता है और दूसरा साइड हमेशा क्या रहता है, डार्क रहता है। जब एक साइड में रोशनी होगी तो दूसरे साइड में अंधेरा होगा। तो ये जो पूरे अर्थ को एक लाइन जो डिवाइड करती है डे और नाइट में जो लाइन अर्थ को डिवाइड करती है, जहाँ से एक साइड हो जाएगा उजाला और दूसरे साइड क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो उस लाइन को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसे अब मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग तो उसमें आराम से देख सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले ले ताकि समझ में आता रहे सारे पॉइंट्स। देखिए, जब हमारा अर्थ सूरज की रोशनी जब यहाँ पे पड़ रही है तो एक साइड में ही सूरज की रोशनी पड़ पाती है और दूसरे साइड क्या रहता है, अंधेरा। तो ये दिन और रात को जो डिवाइड करने वाली ये लाइन है, इस लाइन को ही कहते हैं हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अर्थ डे किसे कहते हैं। हमारी जो अर्थ है वो एक दिन में यानी कि 24 घंटे में एक जो पूरा चक्कर अपने ही एक्सिस पे लगाती है, जो पहले मैंने आप लोगों को समझाया। तो इस जो पूरे टाइम पीरियड को 24 घंटा का जो वक्त होता है इसे हम लोग कहते हैं एक दिन। यानी एक दिन यानी कि उसे क्या कहा जाता है, अर्थ डे कहा जाता है उस एक दिन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो ये माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थ रोटेट दो तरह से करती है, अगर नहीं करेगी तो क्या होगा। तो अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ सूरज की रोशनी जिस पार्ट पे पड़ रही है, अगर ये अर्थ रोटेट नहीं करेगी, हमारा अर्थ तो रोटेट करता है किस तरह से, पहले वाले चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि अर्थ हमारा रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। तो हमेशा ये वाला एरिया पहले आया सामने ईस्ट का, फिर उसके बाद वेस्ट वाला एरिया सामने आया। इस तरह से पूरे अर्थ में क्या होता है, हमेशा दिन और रात होता रहता है। एक साइड पे दिन होता है तो दूसरे साइड पे रात होता है। तो इस तरह से चक्कर अगर अर्थ नहीं लगाएगी, अगर फिक्स रहेगी अर्थ एक ही जगह पे, तो क्या होगा, जो ये एरिया पूरा इस साइड है तो ये अगर रोटेट नहीं करेगी तो यहाँ तो हमेशा दिन होता रहेगा और अपोजिट साइड में क्या होगा, यहाँ हमेशा रात होती रहेगी। तो कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन हम लोग इंसान कभी भी सह नहीं सकते। यानी कि अगर हमेशा यहाँ पे अगर दिन होता रहेगा तो यहाँ तो सूरज की रोशनी हमेशा पड़ेगी तो हमेशा यहाँ गर्मी रहेगा, सालों भर गर्मी। तो उतना गर्मी भी हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। और अगर जो अपोजिट साइड में है वहाँ पे अगर हर वक्त सूरज नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमेशा रात होगी, यानी हमेशा वहाँ ठंडक रहेगा। इतना ठंडक के पूरा वहाँ पे बर्फ़ जम जाएगा, तो वहाँ भी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे अर्थ का रोटेट करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब है, हम लोग ने रोटेशन के बारे में पहले पढ़ा कि रोटेशन की वजह से अर्थ डे होता है, 24 घंटे में दिन और रात होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रेवोल्यूशन के बारे में। तो रेवोल्यूशन क्या होता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि अर्थ जब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसे कहते हैं रेवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा अर्थ पूरे सूरज के चारों तरफ अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगाती है। तो उसमें कितना टाइम लगता है फ्रेंड्स, उसमें 365 दिन और 6 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन हम लोग उसे अपनी आसानी के लिए 365 दिन मान लेते हैं और हर 6 घंटे को अलग करके रखते हैं। और जब 4 साल 6 इंटू 4 कितना हुआ, 6 घंटे को अगर 4 से आप इंटू करेंगे तो 24 हुआ। यानी उसमें एक दिन हम लोग बढ़ा देते हैं चौथे साल में हम लोग एक दिन बढ़ा देते हैं। तो उस साल दिन कितना हो जाता है, 366 डे हो जाता है। और वो कब होता है, फरवरी के महीने में 28 दिन से 29 दिन हो जाता है। तो वो ईयर जो होता है उसे कहते हैं लीप ईयर। क्या कहा जाता है उसे, लीप ईयर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब अर्थ जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो वो तो ऑर्बिट पे चक्कर लगाती है एक रास्ते पे। तो वो जो रास्ता होता है उसे क्या कहा जाता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट कहा जाता है। एलिप्टिकल का मतलब होता है ओवल। इस मैप में आप लोग देख लीजिए,
यहाँ पे ये गोल पूरा नहीं है, ये ओवल शेप में है। तो अर्थ जिस रास्ते पे चक्कर लगाती है, इस जो ये रास्ता है ये है एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये जो पूरा रास्ता आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये एक ओवल शेप में है, तो इसे ही कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। चलिए अब हमारा जो अर्थ है, एक चीज़ आप लोग उसमें नोटिस करेंगे कि हमारा अर्थ जो है वो एक सेम डायरेक्शन में ही झुका हुआ है। जैसा कि आप लोगों को आगे अब समझ में आ जाएगा, ये एक ही डायरेक्शन में झुका हुआ है। देखिए यहाँ हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारे अर्थ का एक्सिस है यहाँ पे। तो ये एक ही डायरेक्शन में झुका हुआ है और झुककर ही चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ऐसा तो नहीं हुआ, देखिए तमाम जितने भी अर्थ का यहाँ पे पिक्चर दिया गया है उसमें ये जो लाइन है ये इस तरह से ही है। कोई भी मतलब मैप में ऐसे नहीं दिख रहा हो कि ऐसे हो गया ये लाइन, ऐसे हो गया, ऐसे तो नहीं दिख रहा है, ये इस तरह से है। और इस तरह से ही ये सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है एक ही तरफ झुके हुए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे जो चीज़ उसमें हम लोग पढ़ेंगे समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस, इक्विनॉक्स, ये चीज़ पढ़ेंगे। तो इससे पहले इसका जो वर्ड का मीनिंग है वो आप लोग जान लीजिए। देखिए जो समर सोल्स्टाइस, सोल्स्टाइस जो यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है, सोल्स्टाइस का मतलब क्या होता है वो अब हम जानेंगे। सोल का मतलब होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। सोल का मतलब होता है सन और स्टाइस का मतलब होता है मैक्सिमम या मिनिमम पोजीशन ऑफ अर्थ। तो सोल्स्टाइस मतलब हो गया मैक्सिमम या मिनिमम पोजीशन ऑफ सन। सन का जब मैक्सिमम पोजीशन पे होगा सन और मिनिमम पे होगा तो उसे हम लोग कहते हैं सोल्स्टाइस। दूसरा वर्ड है इक्विनॉक्स जो हम लोग यूज़ करेंगे आगे चल के। इक्वी का मतलब होता है इक्वल और नॉक्स का मतलब होता है नाइट, यानी इक्वल नाइट, दिन के बराबर ही रात होगी, यानी कि एग्जैक्ट 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होगा तो उसे हम लोग कहेंगे इक्वल नाइट यानी कि इक्विनॉक्स। और सोल्स्टाइस मतलब मैक्सिमम या मिनिमम पोजीशन ऑफ अर्थ। अब आप लोगों को ये पूरा पैराग्राफ बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए जिसके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए 21 जून के दिन क्या होता है, देखिए जो सीजन्स जितने भी होते हैं हमारे रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, सीज़न होता है। रेवोल्यूशन की वजह से होता है सीज़न और रोटेशन की वजह से होता है दिन और रात। तो रेवोल्यूशन की वजह से जब सीज़न होते हैं, 4 सीज़न होते हैं हमारे यहाँ। कितने सीज़न होते हैं? 4, गर्मी और ठंडा, उसके बाद पतझड़ और ऑटम और स्प्रिंग, ठीक है। देखिए अब इस मैप के ज़रिया मैं आप लोगों को बिल्कुल एकदम इजी वे में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि जो मौसम होते हैं, जितने भी सीजन्स होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं। ये कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है कि सीज़न कैसे चेंज होता है, कैसे समर होते हैं, कैसे विंटर होते हैं, कैसे स्प्रिंग होते हैं, कैसे ऑटम होते हैं, तो ये सब कैसे होता है। तो इसको बिल्कुल मैं आप लोगों को बिल्कुल जनवरी के मंथ से आप लोगों को समझाऊंगी। बुक में पहले 21 जून के बारे में दिया गया है, लेकिन जो पहली बार समझेंगे उन्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बिल्कुल जनवरी के मंथ से आप लोगों को एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो अर्थ है, अगर हम लोग जनवरी के मंथ से शुरू करें, क्योंकि हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के बारे में ही बात करेंगे, और जितनी भी कंडीशन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होंगी उसके बिल्कुल रिवर्स यानी कि उल्टा क्या होगा, उल्टा कंडीशन सॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा। इसलिए आप लोग इससे रिलेट कर के आगे समझेंगे कि जो भी हालत यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हो रही है उसी के ऑपोजिट क्या हो रही होगी, सॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगी। तो चलिए हम लोग जनवरी के मंथ में हमारे यहाँ कौन सा सीज़न होता है? ठंडी का मौसम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जब जनवरी में ठंडे का मौसम होता है तो जनवरी से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जनवरी से हम लोग गए फरवरी, उसके बाद मार्च। जब 21 मार्च का दिन आता है, 21 मार्च के दिन
सूरज की जितनी भी किरणें होती है वो डायरेक्ट कहाँ पड़ती है, वो पड़ती हैं इक्वेटर के पास। और जब इक्वेटर के पास पड़ेगी तो इक्वेटर कौन सी लाइन है, इमेजिनरी लाइन, जो पूरे अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, एक सॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो जब 21 मार्च का दिन आता है, सिर्फ उस दिन की मैं बात कर रही हूँ, 21 मार्च के दिन पूरी दुनिया में दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि इक्विनॉक्स का मतलब ही होता है इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। तो 21 मार्च के दिन जब सूरज की किरणें इक्वेटर पे पड़ती हैं, इक्वेटर पे पड़ने की वजह से क्या होता है, दिन और रात पूरी दुनिया में बराबर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, दिन और रात बराबर हो गई 21 मार्च के दिन। अब 21 मार्च से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो जब इक्विनॉक्स 21 मार्च के दिन जब सूरज की किरणें इक्वेटर पे पड़ती है तो पूरी दुनिया में क्या होता है, अर्थ में, पूरी अर्थ में दिन और रात बराबर होते हैं। और हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, स्प्रिंग का मौसम होता है, यानी कि पेड़ों में नई नई पत्तियां आती है 21 मार्च के महीने में। ठीक है, अब 21 मार्च से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 21 मार्च के बाद क्या हुआ, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, और जब जून में हम लोग पहुंचते हैं तो जून में क्या होता है, देखिए अर्थ अब यहाँ से चली गई है, यहाँ से अर्थ जा रही है 21 जून में, 21 मार्च की कंडीशन से अब जा रही है 21 जून में। 21 जून में जब हमारी अर्थ जा रही है, ठीक है, एक मिनट, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जब ये अर्थ यहाँ पहुँची, लेकिन इसका झुकाव तो सेम है, जैसा कि यहाँ पे जैसा इसका नक्शा बना हुआ था बिल्कुल सेम वैसा मैप यहाँ पे बना हुआ, यानी ये घूम रही है लेकिन इसका जो इंक्लिनेशन यानी झुकाव है वो बिल्कुल उसी तरह से है। तो अब हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून के दिन जो सूरज की किरणें हैं, ये सूरज की किरणें कहाँ पड़ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूरज की किरणें पड़ती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा कहाँ है, वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो उस 21 जून के दिन जो दिन होगा वो सबसे बड़ा होगा और रात सबसे छोटी होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और इसके बिल्कुल अपोजिट कंडीशन होगा, अगर यहाँ समर हो रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो विंटर का सीज़न होगा सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और 21 जून को सूरज की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टाइज होगा और सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉल्स्टाइज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। जो एंगल ऑफ सन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा पोल की तरफ, पोल की तरफ। यहाँ पे डायरेक्ट तो पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, लेकिन पोल की तरफ क्या होगा, एंगल जो इसका होगा वो घट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हम लोगों ने समझ लिया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूरज की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा कि दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी कब होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो वो होती है 21 जून के दिन। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोगों ने समझ लिया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन कब से सबसे ज़्यादा बड़ा होता है 21 जून को, और रात सबसे छोटी होती है। तो इस वजह से फ्रेंड्स और एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए, सन की रेज जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी पड़ती हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो जब सूरज की किरणें, क्योंकि जब सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है तो जो पोल का हिस्सा होता है वहाँ से 6 महीने तक सूरज दिखाई देता है, और उस वजह से नॉर्थ पोल में क्या होता है, 6 महीने का दिन होता है। और इसके बिल्कुल अपोजिट सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउथ पोल में 6 महीने की रात होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अब हम लोगों ने शुरू किया था जनवरी से, शुरू करके मैंने आप लोगों को समझाया। जनवरी के बाद फरवरी, मार्च में क्या हुआ था, इक्वेटर पे सन की किरणें थी तो इक्वेटर पर पड़ने की वजह से पूरी दुनिया में दिन और रात बराबर हुआ था। उसके बाद हम लोग गए 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूरज की किरणें पड़ी, जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात हुई। अब हम लोग जून के बाद से अब बढ़ेंगे आगे।
ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने आते आते क्या होगा, फिर से सेम कंडीशन हो जाएगी जो 21 मार्च को हुआ था। और फिर से जो सूरज की किरणें हैं, सूरज की किरणें फिर से कहाँ पे पड़ेंगी, सूरज की किरणें डायरेक्ट फिर पड़ेंगी इक्वेटर पर। और इक्वेटर पे पड़ने की वजह से, अब इक्वेटर पर सूरज की किरणें जब पड़ेंगी तो उस वजह से दिन और रात फिर से पूरी दुनिया में बराबर हो जाएंगे। देखिए पहले जो कंडीशन था इक्विनॉक्स का 21 मार्च को, तो 21 मार्च का कंडीशन में उस वक्त क्या था, स्प्रिंग का मौसम था, यानी कि नई नई पत्तियां, फूल सब आ रहे थे पेड़ों पे। तो इक्विनॉक्स का जब दिन था 21 मार्च को, तो उस वक्त नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग का टाइम था। और जब सेम कंडीशन अब यहाँ पे आ गया है, अब जब इक्वेटर पे फिर से जब सूरज की किरणें पड़ रही हैं 23 सितंबर को, तो अब क्या होगा, 23 सितंबर के दिन, 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम का सीज़न होगा और सॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग का सीज़न होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम का सीज़न होगा, यानी कि ऑटम यानी कि पतझड़ का महीना होगा। और बिल्कुल इसके अपोजिट कंडीशन यानी कि सॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, स्प्रिंग का टाइम होगा। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जब देखिए हमारा अर्थ रोटेट यहाँ से कर रहा था, ठीक है, अर्थ रोटेट करते करते 21 मार्च से 21 जून वाले कंडीशन में गया। उसके बाद अब आया स्प्रिंग यानी कि 23 सितंबर इक्विनॉक्स के स्प्रिंग में आया। अब यहाँ से आगे जब बढ़ा 23 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, उसके बाद दिसंबर के महीने में अब जो हमारा अर्थ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अब जो अर्थ का जो हिस्सा पहले था सूरज के सामने वो पीछे चला गया है। जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, ये जो एरिया था इस तरफ सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही थी और इस तरफ पड़ रही थी। अब यहाँ वाले कंडीशन में क्या हुआ, जिधर नहीं पड़ रही थी उधर पड़ रही है और जिधर पड़ रही थी उधर नहीं पड़ रही है। तो अब जो सूरज की किरणें हैं, सूरज की जो किरणें हैं, सूरज की किरणें कहाँ पड़ रही है, अब सॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो सॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अब सूरज की जब किरणें पड़ रही हैं तो 22 दिसंबर के दिन वहाँ क्या होगा, विंटर होगा। ठीक है, विंटर होगा कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ है देखिए। क्योंकि सूरज की किरणें अब कहाँ पड़ रही है, अब तो सूरज की किरणें समर में सॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ रही है, तो सॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, गर्मी का मौसम आ जाएगा। तो सॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी का मौसम होगा, जब यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, ठंडे का मौसम होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं विंटर सोल्स्टाइस। और 21 जून की कंडीशन को कहते हैं समर सोल्स्टाइस। ठीक है, देखिए ये सारा कुछ आप लोगों के बुक में दिया हुआ है। समर का सीज़न, समर सोल्स्टाइस कब होगा, 21 जून को होगा। और विंटर सोल्स्टाइस कब होगा, 22 दिसंबर को होगा। इसी तरह से अर्थ जो है सूरज के चारों तरफ रोटेट करते रहती है, रेवोल्यूशन मतलब करते रहती है। तो रेवोल्यूशन करने की वजह से सीजन्स होते हैं, और रेवोल्यूशन ज़मीन के चक्कर लगाने की वजह से जो हिस्सा पहले सूरज के सामने रहता है वो पीछे चला जाता है, और जो पीछे रहता है वो आगे चला आता है। इस तरह से ये जो कंडीशन हमेशा होते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब जो भी ये पॉइंट्स है इसमें वही सारी बातें समझाई गई, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है कि 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड, झुका हुआ रहता है सन की तरफ। द रे ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एज ए रिजल्ट दिस एरिया रिसीव मोर हीट, दियर एज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इसी को मैंने बिल्कुल आप लोगों को मैप के ज़रिए समझाया है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद यहाँ 22 दिसंबर की जो कंडीशन है उसे बताई गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर की जो इक्विनॉक्स वाली कंडीशन है वो बताई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए पीपीटी में बनाए हैं वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, और इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं। मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये 21 जून की समर सोल्स्टाइस की कंडीशन है। ठीक है, अब ये मैप के ज़रिए मैंने सब कुछ समझाया। उसके बाद यहाँ पे 22 दिसंबर विंटर सोल्स्टाइस की कंडीशन बताई गई है। उसके बाद 21 मार्च और 23 सितंबर का दिन के बारे में यहाँ पे बताया गया है।
और ये हमारा वीडियो हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल इनोवेटिव वे में लाती रहूं। इससे पहले वाले मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत थैंक यू, मेरे वीडियो आप लोग देखें, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।